हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और हम आपको कराने जा रहे हैं LLB सेम फर्स्ट का एक क्वेश्चन है। LLB सेम फर्स्ट और हमारा एक्ट है यानी पेपर है हमारा टॉर्ट यानी अपकृत्य। कोड है हमारा 1003। कुछ भाइयों की हमारे उनकी कमेंट आई थी कि सर हमें इस वाले प्रश्न को करवा दो, द्वेषपूर्ण अभियोजन से आप क्या समझते हैं। द्वेषपूर्ण अभियोजन, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे यहाँ आपका 1004 यानी संविदा विधि का भी कॉन्ट्रैक्ट का पेपर भी बनाना है, वो भी सेट करना है। और इसलिए मैं आपके यूनिक को उठा के मैं आपको समझा देता हूँ। उम्मीद करूँगा कि उसी तरीके से समझाऊं जैसे मैं अपने नोट्स से बना के समझाता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल घबराना नहीं कि मैं यूनिक से करा रहा हूं, घबराना नहीं। आप कहो मैं थोड़ा किताब से भी करा देता, लेकिन किताब से थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है ना। गाइड से थोड़ा लेंथी हो जाएगा और एग्जाम आपका कल का ही है, तो इसलिए मैं कल को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यूनिक से करा रहा हूँ। आगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर होंगे उनकी पहले से ही प्रिपरेशन करके हम रख लेंगे और आपको तुरंत वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है ना। हम समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को। पहले तो द्वेषपूर्ण अभियोजन का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे कि आपकी क्लास में सब जो 60 बच्चे हैं, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 16 हैं, 60 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कितने? 60 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। और क्या होता है कि इनमें से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं पढ़ने में और जो हर बात का अच्छे से जवाब दे देते हैं और अच्छी पकड़ है उनकी स्टडी पे। लेकिन होता क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनसे क्या करते हैं? जेलसी करते हैं। कुछ स्टूडेंट इनसे क्या करते हैं? जेलसी करते हैं। तो क्या होता है कि इनमें से कुछ स्टूडेंटों ने, मतलब ये 4 हैं टॉप स्टूडेंट, इनमें से 3 ने सोचा कि भाई जो सबसे फर्स्ट वाला था टॉप, उसको ये 3 सोचने लगे। और जो इन चारों में जो 3 थे कि भाई ये जो फर्स्ट जो निकल रहा है इसको किसी तरीके से रोको, भाई ये फर्स्ट ना बन जाए, क्लास टॉप ना कर दे। तो ये जब लोग, इनमें से कोई एक हो सकता है या तीनों मिलके, इनमें से एक हो या ये तीनों मिलके, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये इस व्यक्ति को रोकना चाहे। मतलब इसका उद्देश्य क्या हो कि ये परेशान रहे पेपर टाइम में, इससे या तो लड़ाई झगड़ा करो या इसे किसी गलत केस में फंसा दो या इसकी क्षति ऐसी कर दो कि ये पेपर नहीं दे पाए। मतलब बात ये है, इसे पेपर देने में डिस्टर्बेंस करना है इसका, और कुछ नहीं। या तो इसे मारपीट करो इसके संग, या इसे किसी केस में फंसा दो, या इसकी पैसे से हानि करो। अगर गरीब परिवार से है और पढ़ने में अच्छा है, पैसे से तंगी तोड़ी करो तो ये पढ़ाई में आगे जाके रुकेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। तो दोषपूर्ण अभियोजन मतलब इनका उद्देश्य है, जबकि ये व्यक्ति क्या है? सही है, कोई गलत व्यक्ति नहीं है, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है। और द्वेषपूर्ण अभियोजन में क्या है? इसे गलत केस में, झूठे आरोपों में इसे फंसा देना। लेकिन इनका सिर्फ इन्हें भी पता है कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि ये फर्स्ट या टॉप ना कर दे कॉलेज को। तो इसलिए इसे इसके संग मारपीट करो, केस लगाओ उल्टे सीधे, पैसे की आर्थिक क्षति पहुंचाओ। दोषपूर्ण अभियोजन होता है ये। दोषपूर्ण अभियोजन यानी कि झूठे आरोप में फंसाना। याद कर लेना इस बात को, दोषपूर्ण अभियोजन झूठे आरोप में फंसाना, झूठे आरोप लगाकर फंसाना, ठीक है। अब समझेंगे, उम्मीद करता हूं अब आपकी समझ में आ जाएगा। दोषपूर्ण अभियोजन, रतन लाल के अनुसार दोषपूर्ण अभियोजन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर फौजदारी या दिवालिया संबंधी निराधार, यानी जो निराधार कहते हैं ना, निराधार गलत बात बोल रहा भैया, वे मिथ्या मतलब बिल्कुल झूठ, बिल्कुल निराधार मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, उस ऐसे आरोप लगाकर असफल कार्रवाई करना है। मतलब फौजदारी या दिवालिया
संबंधी निराधार और झूठे मामलों में, मतलब जिनका कोई अर्थ ही नहीं था, जिनका कोई मतलब ही नहीं था उस व्यक्ति से, उसके संग क्या करना है, झूठे आरोप लगा देना है उस पर और उसे क्या करना है, फंसाना है। ठीक है। जिनका उद्देश्य न्याय प्राप्त करना ना होकर, मतलब जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उनका उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस पे आरोप लगाएं और हमें न्याय मिल जाए, उचित न्याय मिल जाए। उनका उद्देश्य क्या है, सिर्फ कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है इसको सिर्फ क्षति पहुंचे, किसकी, वादी को आर्थिक, प्रतिष्ठा या शारीरिक क्षति दिलाने का होता है। इनका उद्देश्य सिर्फ क्या है कि जो सामने वाला व्यक्ति है इसकी हानि हो, वादी को आर्थिक, प्रतिष्ठा, इसकी मान सम्मान में कमी आए, और शारीरिक क्षति मतलब ये जब टेंशन होगी तो कमजोर होगा, आदमी चिंता में रहेगा, यानी शारीरिक क्षति दिलाने का होता है, या उसे पुलिस से पिटवाना या उसे जेल भिजवा देना। इनको ये नहीं है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, इनका मकसद तो सिर्फ सामने वाले को परेशान करना है। इसमें एक एग्जाम्पल भी है, बीना बनाम दामोदर, AIR 9060 में कहा गया है कि द्वेषपूर्ण अभियोजन वह असफल कार्रवाई है जो किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरंभ की जाती है, जिनके पीछे कोई न्यायोचित कारण नहीं होता और केवल द्वेष का भाव होता है। यह कहा जा सकता है कि इनके पीछे अस्पष्ट और अनुचित प्रेरणा होती है जो न्याय के लिए नहीं वरन वादी की आर्थिक स्थिति या प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के लिए की जाती है। इसमें क्या है, इन्होंने बीना बनाम दामोदर AIR 9060 में एक बात दायर करा किसी सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर, और इनका उद्देश्य था कि इसे आर्थिक क्षति पहुंचे, इसे जेल हो जाए या इसका शरीर कमजोर हो जाए, इसे टेंशन हो, मतलब उसको डिस्टर्बेंस करना, बस उसे परेशान करना, इसका उद्देश्य था। तो न्यायालय ने कहा है कि ये एक असफल कार्रवाई है, इसमें सिर्फ व्यक्ति को आर्थिक क्षति, मान सम्मान से परेशान करना है और शारीरिक क्षति देना है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये असफल कार्रवाई है। ठीक है ना, ये था द्वेषपूर्ण अभियोजन। ठीक है भाई, अपनी किताब पे पहली बार टिक लगा रहा हूँ मैं, कभी किताबों पे, बुकों पे टिक नहीं लगाता हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिया है, ये हो गया। ठीक है, आगे चलता हूँ। और इसका देखो, ये जो भैया ने क्वेश्चन की डिमांड की थी, मैंने भैया के कहने से करा दिया है। और एक क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अतिचार और आरंभ से अतिचार में अंतर कीजिए। ट्रेसपास ठीक है ना, इन्हें देखते हैं आगे। अतिचार एवं आरंभ से अतिचार में अंतर। ट्रेसपास होता क्या है, अतिचार क्या होता है, इसे देखते हैं। अतिचार मतलब ये किसी की भूमि है, ठीक है, भूमि मान लो, प्लॉट मान लो, खेत मान लो, घर मान लो, दुकान मान लो, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसके घर में, इसकी भूमि में, जमीन में, खेत में, कहीं पे भी बिना मकान मालिक की मर्जी के उसमें चला जाता है और वहां पे अनुचित कार्य करने लगता है, तो ये क्या है, ट्रेसपास है। ठीक है, अब देखते हैं। अतिचार किसी व्यक्ति की भूमि पर अनाधिकार प्रवेश करने या उसकी भूमि के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने को कहते हैं। इस अपकृत्य की 3 विशेषताएं हैं। अतिचार बिना कानूनी औचित्य के अन्य की भूमि पर प्रवेश होता है। ठीक है, एक तो ये है कि भाई ये जो व्यक्ति है दूसरे की व्यक्ति की भूमि में घुसा और इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि मतलब कानूनी अधिकार नहीं था कि इसकी भूमि में जाके ये घुसे। ठीक है, ये क्या है, एक गैर कानूनी तरीके से घुसता है। दूसरा, अतिचार या निरंतर जारी रहने वाला अपकृत्य है और यह तब तक रहता है। दूसरा, अतिचार एक निरंतर जारी रहने वाला अपकृत्य है, मतलब जो लगातार जारी रहे और जब तक यह रहता है एक नए अपकृत्य को जन्म देता रहता है और प्रतिदिन के अतिचार के लिए एक अलग बाद लगाया जा सकता है। इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति एक दिन के अंदर अपनी किसी की भूमि को खाली नहीं करता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, तो इस पे लगातार बाद हम डाल सकते हैं। ठीक है ना, टाइम बहुत कम है, पेपर कल का है, ज़्यादा बात ना करते हुए थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप फिर भी इस क्वेश्चन को कर आओगे। ठीक है, इतना ही कर देना ट्रेसपास, है ना। आगे करते हैं प्रारंभ अतिचार, एक लाइन और रहेगी इसमें।
अतिचार एक स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य है, अर्थात इसमें क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए क्षति का होना सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें ये नहीं है कि जैसे हम किसी की ये किसी का खेत है, प्लॉट है, घर है, मकान, दुकान, कुछ भी सही, इसमें हमने अगर ट्रेसपास करा है, अतिचार करा है, तो यहाँ पर हमें ये संभव ही नहीं है दूसरे वाले व्यक्ति को, मालिक को, कि यहाँ पे उसकी हानि हुई हो। जरूरी नहीं है हानि हुई हो, बस इतना ही काफी है कि वो हमारी भूमि में अंदर प्रवेश करा था, बस इतना ही काफी है बात लाने के लिए, ठीक है ना। प्रारंभता अतिचार, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कानूनी अधिकार के अंतर्गत प्रवेश करता है और उसके बाद वह उस अधिकार का दुरुपयोग करके उस भूमि पर कोई अपकरण करता है, तो उसका प्रवेश आरंभ से ही अतिचार माना जाता है और वह व्यक्ति न केवल अपकरण के बाद वाले कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए दायी माना जाता है, बल्कि वह प्रारंभिक प्रवेश के समय से ही अतिचारी और सभी कार्यों के लिए दायी माना जाता है, ठीक है। इसको समझेंगे थोड़ा सा। इसमें क्या है, प्रारंभता अतिचार, प्रारंभता यानी स्टार्टिंग से ही अतिचार। देखो कोई व्यक्ति है, ये है किसी का घर, मकान, दुकान, कुछ भी हो सकता है, ये मतलब अन्य की है, ठीक है। इसमें कानूनी अधिकार है इसमें प्रवेश होने का, ठीक है। क्या है इसमें प्रवेश का, क्या है, कानूनी अधिकार। लेकिन ये जो ए है ये बी की संपत्ति है। ए जो है कानूनी अधिकार से इसमें घुस रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य, घुस तो ये कानूनी अधिकार से रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य था कि अंदर जाके, सपोज करो कोई पुलिस वाला है, वो चोर को पकड़ने के लिए गया किसी के घर में, उसका उद्देश्य तो था कि चोर को पकड़ के लाना है। पुलिस घर में अंदर गई, लेकिन वो चोर को तो पकड़ के लाई नहीं, लेकिन उसके घर में जो सामान रखा था, उसकी माँ, जो उसके परिवार, मम्मी पापा, जिनकी जो धन संपत्ति रखी थी, उनको उठा लाया, या उनके घर में जाके बदतमीजी करने लगा। तो यह, इसमें यह कहा जाएगा कि ये जो पुलिस है कानूनी अधिकार से अंदर गई थी, लेकिन इसका उद्देश्य चोर को पकड़ना ना होके धन संपत्ति को लूटना और उसमें छेड़खानी करना था। तो ये क्या है, प्रारंभ से ही अतिचार माना जाएगा। और अतिचार कौन सा है, जो गैर कानूनी अधिकार से किसी के घर में घुसे, वो अतिचार है, और ये प्रारंभ से ही अतिचार है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मिथ्या कारावास, ये है मिथ्या कारावास और ये है द्वेषपूर्ण अभियोजन में अंतर, ठीक है। मिथ्या कारावास, द्वेषपूर्ण अभियोजन में अंतर। मिथ्या कारावास व्यक्ति की स्वतंत्रता का अवैध रूप से अतिक्रमण करता है। इसमें व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के बिना कारावास में डाल दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति की जो मिथ्या कारावास है उसमें झूठे आरोप लगाकर उसे व्यक्ति को क्या कर देते हैं, कारावास में डाल देते हैं, या उस पर आरोप लगा के उसे पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ मिथ्या कारावास की बात की गई है और उसे कारावास में डाल दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, द्वेषपूर्ण अभियोजन। द्वेषपूर्ण अभियोजन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का कानूनी रूप से अतिक्रमण किया जाता है, मतलब जो उसे स्वतंत्रता थी उसकी रोकथाम की जाती है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किंतु द्वेष भाव से तथा युक्त कारण के अभाव में व्यक्ति को जेल भिजवा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे तो किसी की, मतलब मिथ्या कारावास में मतलब झूठे कारावास में भेजा जाता है कि भाई उसे गलती से मिथ्या यानी झूठे कारावास में फंसे। यहाँ पे युक्त मतलब जानबूझकर, युक्त कारण से इसे भेज दिया जाता है, इसमें ना जानबूझकर। इसमें गिरफ्तारी स्वयं या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कराई जाती है। इसमें गिरफ्तारी न्यायिक अधिकारियों द्वारा कराई जाती है। इसमें प्रतिवादी को यह सिद्ध करना होता है कि युक्त या संभाव्य कारण विद्यमान था। दूसरे शब्दों में प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर होता है। प्रतिवादी को यह सिद्ध करना होगा कि वह कार्य जो कर रहा था वो युक्त है या नहीं। इसमें वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि कानूनी प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए प्रतिवादी के पास युक्त आधार का अभाव था,
दूसरे शब्दों में प्रमाणित करने का भार वादी पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें द्वेषपूर्ण भावना को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। इसमें द्वेषपूर्ण भावना को सिद्ध करना आवश्यक है। इसमें कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं होती है, लेकिन इसमें द्वेषपूर्ण भावना का सिद्ध करना आवश्यक है। इसमें क्षति सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, इसमें क्षति सिद्ध करना आवश्यक है। ठीक है, अब हम इतना ही कर देंगे। ठीक है, 5-5 पॉइंट लिख देंगे या 4-4 पॉइंट उसमें लिख देंगे, बस इतना ही है। उम्मीद करता हूं जो आपकी डिमांड थी मैं वो करा चुका हूं। हालांकि देखो ये टॉट का पेपर है, मैंने आपसे फिर बोला था टॉट के पेपर में बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यह रहता है, जो शॉर्ट और जो वेरी शॉर्ट होते हैं इनकी मात्रा अत्यधिक होती है। कितनी होती है? अत्यधिक। इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई 5 नंबर का यानी जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। ठीक है ना, और जो लॉन्ग है वो शॉर्ट बन के आ सकता है, वेरी शॉर्ट बन के भी आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। इसमें आप मैंने जितने कराए हैं 15 से कम 20 क्वेश्चन आपको कराए हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के अंदर, वो कर लो। लगभग उसी में से आपके 2-3 क्वेश्चन है जो फंस जाएंगे। नहीं तो आप करने के लिए इसमें 100, 200, 500 करते रहो, इसमें तो काफ़ी हैं। आप जितना करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। देखो इसमें तो लाइन लगी हुई है क्वेश्चनों की। ठीक है, आप जितना करना चाहो कर सकते हो। सही है, ये है खामखा की बात है। हमें अपना पेपर अच्छे से देना है, बस हमें अपनी पेपर की तैयारी करनी है, ज़्यादा हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और साथ ही उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी डिमांड के अनुसार मैंने बना करा दिया है। अगर मैं इसको बना के सेट करके लिख के अगर मैं अपनी राइटिंग में देता तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा फिर लगता और आपके पास वीडियो पहुंचने में देर लगती। उद्देश्य क्या था? हमारी समझ में आना। उम्मीद करता हूं देखो मैंने अपनी पूरी कोशिश लगाई है आपकी समझ में आया हो। आप अपने पेपर की तैयारी करो, मैं आपके साथ हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि जब भी पेपर से जुड़ी कोई चीज़ है मैं लेके आऊँगा तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। और मैं आपको ये बताता रहूँगा कि आपको लॉ के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब किस चीज़ की तैयारी करनी है, उन सब की आपकी तैयारी इसी चैनल के द्वारा कराता रहूँगा मैं। ठीक है ना? ठीक है, आप अपने मन से तैयारी करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।